हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे चीन भारत की वैश्विक आकांक्षाओं में सबसे बड़ी बाधा है। इस कथन के आलोक में भारत के G7 में शामिल होने की संभावनाओं पर चर्चा करें। विस्तार से जानेंगे इस प्रश्न के बारे में, लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कई सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है लेकिन वे वीडियो को देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। साथ ही दोस्तों देखिए, ट्विटर इंस्टा का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर आप एक बार उसको बटन दबा दें, क्योंकि हो सकता है कि कल को ये चैनल हैक हो जाए या कुछ और हो जाए, तो उस समय हमारा संवाद आगे जारी रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अगर आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पर हैं तो उसे आप ज़रूर फॉलो करें। बाकी इस लेक्चर का PDF आप चाहते हैं तो 7368024473 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। यह PDF पेड होगा, लेकिन आप कॉस्ट के लिए निश्चिंत रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, G7 इंडिया। देखिए, हालिया में G7 देशों का जो शिखर सम्मेलन है यह यूके में प्रस्तावित है, यूके में होगा। कोविड-19 के बाद होने वाले यह शिखर सम्मेलन पश्चिमी राष्ट्रों के सामूहिक राजनीतिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल रूप से हिस्सा लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन अमेरिका, यूरोप के साथ साथ भारत की बढ़ती भागीदारी के विभिन्न आयामों का विस्तार करने के लिए एक उपयुक्त अवसर है। बात करें G7 के पृष्ठभूमि की, तो देखिए, वर्तमान का G7 मूलतः G6 था, जिसमें कि अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस और इटली शामिल था। वर्ष 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम G6 से G7 हो गया। फिर से इसमें जो है रूस भी इसमें शामिल हुआ। रूस के शामिल होने के पश्चात यह G8 कहलाया। लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण के कारण जो रूस को इस समूह से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद यह पुनः जो है फिर से G7 हो गया है। तो बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो G7 को औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं के परामर्शकर्ता के रूप में बनाया गया था। अगला है, भारत के लिए G7 का क्या महत्व है। अमेरिका फर्स्ट से अमेरिका इज बैक तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियों ने विश्व पर अमेरिकी आधिपत्य को कमजोर कर दिया। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति गठबंधनों को मजबूत करने और भारत को एक नए वैश्विक समीकरण में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है, मजबूत G7 गठबंधन की आवश्यकता। इसके अंतर्गत कह रहा है कि आक्रामक होते चीन द्वारा उत्पन्न की जाने वाली चुनौतियां, चीन जो है अपने पड़ोसी देशों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो भी चुनौती अपने प्रभाव से उत्पन्न करता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन की गति को भी कम करना है, चीन द्वारा उत्पन्न की जाने वाली चुनौती उसको भी टैकल करना है। इन सभी को तत्कालिक जरूरत और महामारी के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखते हुए एक मजबूत G7 गठबंधन की आवश्यकता है। तो जो समस्याएं आ रही है, इनसे निपटने हेतु इन समस्याओं में शामिल है जलवायु परिवर्तन की गति को कम करना, चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को टैकल करना, है ना, महामारी के बाद क्या कंडीशन होने वाले हैं उससे हमें निपटने, इन सभी चीज़ों के लिए मजबूत G7 की जो है गठबंधन की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, G7 से G11। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 के विस्तार का प्रस्ताव रखा था। अतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया
को इसमें आमंत्रित कर इस समूह को G7 से G11 में बदलने की संभावना के रूप में देखा जा सकता है। G11 का विचार एक वैश्विक लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में उभर सकता है। अगर इसमें ये चारों देश और शामिल होते हैं तो यह G7 से G11 में बदल जाएगा। बात करें चीन से सामना। देखिए, भारत की वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे बड़ा बाधक जो है ये चीन है, क्योंकि इसकी दोगली नीति, दुष्टकारी नीति समय दर समय पर अलग अलग रूप में सामने आती ही रहती है। इसलिए जो है ये वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे बड़ा बाधक है। अतः एक पश्चिमी धुरी का निर्माण करके जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के साथ साथ क्वाड के साथ मजबूत द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग भारत को चीन से मुकाबला करने में मदद कर सकता है। एक तो भारत स्वयं भी सक्षम है, एक हद तक सक्षम है, लेकिन अगर ऐसे देशों का, ऐसे संगठनों का भारत को साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, तो भारत आसानी से उसे परास्त कर सकता है। वहीं आगे कहता है कि भारत वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में लोकतांत्रिक दुनिया के लिए उन्मुख भविष्य की आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में भूमिका जो है, भारत की भूमिका उभर रही है। बात करें वैक्सीनेशन की या इसके निर्माण की, तो भारत सभी देशों में टॉप पर है। और इस यहाँ का जो वैक्सीन है, जो इतना यहाँ पे लोग, जितने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, एक तो इतना पॉपुलेशन, सेकेंड नंबर पर हम लोग हैं। बात करें चीन की, तो उसका जो भी मेडिकल किट है, जो वैक्सीनेशन है, पता नहीं कौन सा है। आपको पता है कि कई सारे देशों को डुप्लीकेट भी उसके द्वारा भेज दिया गया था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह से कोई देश करता है तो उसकी छवि क्या है। लेकिन भारत के द्वारा करोड़ों करोड़ वैक्सीन जो है लोगों को मुफ्त में मुहैया कराई गई, गरीब देशों में, अफ्रीका वगैरह में। तो ऐसे में भारत का एक अलग ही अभी क्रेज चल रहा है, खास करके वैक्सीन के मामलों में। आगे कहता है वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन को आसान बनाना। G7 शिखर सम्मेलन में रूस को भी आमंत्रित किए जाने के साथ भारत को उम्मीद है कि अमेरिका और रूस के बीच एक नए सिरे से बातचीत होगी। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है। अमेरिका और रूस ये दो बड़ी शक्तियां हैं जिनके बीच में जो है अक्सर संघर्ष होते रहता है, लेकिन अगर इनमें बातचीत होती है तो इससे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वह भारत है। महान शक्तियों के बीच समझौता भारत को संतुलन प्रदान करेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा अलग अलग रूप में समय समय पर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं कि आप उस जगह से हथियार नहीं ले सकते, आप ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते। लेकिन जब इन दोनों देशों में तालमेल बैठता है तो भारत के लिए कहीं ना कहीं यह फायदेमंद साबित होगा। कहता है G7 एवं भारत के मध्य जो चुनौतियां क्या क्या है, तो उसे देखते हैं। हितों का टकराव। भारत एवं पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते पारस्परिक हितों के बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि दोनों देश हर बात पर सहमत होंगे ही। तो ये एक अपने अपने हितों को इसमें देखा जाएगा, क्योंकि पश्चिमी देशों के भीतर विचलन के कई क्षेत्र हैं, जैसे राज्य की आर्थिक भूमिका से लेकर सोशल मीडिया के लोकतांत्रिक विनियमन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र आदि। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों पर असहमति उत्पन्न हो सकती है। बात करें G7 का एक आंतरिक संघर्ष भी है, जिसमें कि जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा योगदान, ईरान से संघर्ष, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर कि G7 के जो भी सदस्य देश हैं उनमें आपस में ही मतभेद देखने को मिलता है। तो अब तक एक बहुपक्षीय मंच के रूप में G7 की प्रभावशीलता को मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, ताकि जो आंतरिक कलह, आंतरिक संघर्ष कम हो, ये नए नए विचारों को अपना सकें और जो जिस मकसद के लिए इन्हें बनाया गया था उसको ये बखूबी पूरा कर सकें। आगे देखते हैं। कहता है उभरता हुआ शीत युद्ध। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बावजूद भारत को एक ऐसे समूह में भाग लेने के अपने उद्देश्यों पर भी विचार करना चाहिए जो अमेरिका और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष की अगर बात करें तो कहता है पश्चिमी देशों के साथ
अधिक उत्पादक साझेदारी भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में मदद कर सकता है। साथ ही भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी एक नया आयाम जोड़ने में यह सहायक होगा, जो कि बिल्कुल सही है। इसके लिए वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार, जलवायु परिवर्तन को कम करने, हरित विकास को बढ़ावा देने, भविष्य में दुनिया के महामारियों के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करने जैसे साझा हितों पर निरंतर बातचीत करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी को आप जो है फॉलो कर लें। नोट्स अगर आपको चाहिए तो जो नंबर दिया गया था शुरू में उसको आप उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। एक बार फिर लिख देते हैं 7368024473। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।